युद्ध कला, यानी ये कला कौशल वो भी उसने अपने विचारों में। तो कहने का तात्पर्य ये कि राज्य शासन का ऐसा कोई पक्ष नहीं है, ऐसा कोई पहलू नहीं है जिस पर कौटिल्य ने विचार न किया हो। याज्ञवल्क्य की स्मृति कुछ सीमित क्षेत्रों तक है, कौटिल्य व्यापक है। चाणक्य की नीति का भी आधार कौटिल्य से रहा होगा। चाणक्य है ही वो, चाणक्य का ही है नीति का। चाणक्य नीति ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये नीति जो है उसके कुछ नैतिक ये मैगजिम्स जो हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में लैटिन मैगजिम्स, हमारे यहाँ ऑडी ऑल्टरम पार्टम। अब ये सुनो किसी को दंडित करने के पहले, ये बड़ा मूल सिद्धांत है। ये कौटिल्य का, चाणक्य एंड कौटिल्य आर द सेम। क्या एक लैटिन उसका जो मैगजिम है, वृत्ति मूलम अर्थलाभ। अर्थलाभ कहाँ होगा? जब आप एक्टिव होंगे तब। आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से तो कहीं लॉटरी का टिकट तो है नहीं, खुलते चले आएंगे। एक्विजिशन ऑफ वेल्थ हैज इट्स रूट्स इन एक्टिविटी। आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में हो, आप बिजनेस एक्टिविटी में है, नाउ यू आर इन प्रोफेशनल एक्टिविटी। पर अगर आप ये कहें कि मैं डिग्री बोर्ड लगा करके बैठा ही रहूँगा, तो दैट वोंट हेल्प यू, यू हैव टू बी एक्टिव। तो अर्थ मूलो धर्म कामो, ये सब राइटियसनेस इज द प्लेजर। राइटियसनेस एंड प्लेजर्स हैव देयर रूट्स इन वेल्थ। आपकी नैतिकता यानी बहुत, आपके पेट में रोटी होगी, नहीं तो वो डबल रोटी चुराने वाले कई आपके इसमें पिनल कोड में उदाहरण देते हैं कि आउट ऑफ शेयर नेसेसिटी कोई पेटी थेफ्ट कर लेता है। तो कसूर मैंने नहीं किया, और ऐसे कसूरवार भी ऐसा। और आज के इस युग में एक और यानी जो विरोधाभासी है, देखी जो गुनहगारों पर रहमते परवरदिगार, ईश्वर की कृपा किस पर है? विजय माल्या पर है। देखी जो गुनहगारों पर रहमते परवरदिगार, बेगुनाहों ने पुकारा। हम भी गुनहगारों में, हमको भी गुनहगार मान लो, भगवान कृपा तो करो। तो ये ऐसे, ये हमारे जो वास्तविक समाज में जो है, पर चाणक्य ने अपने सूत्र में सत्यते वृत्ति, ऑल एक्टिविटीज अंडरस्टूड इन विल्डिंग द सेप्टर। आपने ये होमवर्क दिया, ये नहीं किया तो कल क्लास में खड़े कर दिया जाओगे। तो ये दीज आर थिंग्स, थोड़ी दंड की भीति रहती है एक्टिव होने के लिए। अब बच्चों को घर में कैसे सिखाते, इतना ये करके ला, ये कर, ये लिख, ये पहाड़ा याद कर। तो ऑल दीज थिंग्स आर योजयति। दंड ही है जो आपको संपदा से, संपत्ति से जोड़ती है। आप दंड अगर न हो, दंड का भय न हो तो लूट खसोट हो जाएगी। तो संपत्ति से जोड़ने का आप ये सब कर रहे हैं कि उन छात्रों को, उन विद्यार्थियों को, कि आपकी योग्यता बढ़े, आप संपदा के नज़दीक जाएं, आपका विस्तार विचार में आपके जो थिंकिंग पैनोरमा है वो थोड़ा विशाल हो जाए। तो ये सारे जो उपक्रम हैं वो इसीलिए है, द सेप्टर लिंक्स वन टू रिचेस। और दंड नीति अधिष्ठितन प्रजा संरक्षति। प्रैक्टिसिंग पॉलिटिकल साइंस, द रूलर प्रोटेक्ट द पीपल। आप अगर दंड नीति नहीं होगी तो प्रजा की रक्षा राजा कैसे कर सकते? उसके पास राजदंड है, दंड नीति भी होनी चाहिए। अब ये वो जो राजदंड था, देखिए वो चोल वंश का क्या महत्व है सर, और क्या ये उसका महत्व जो राजदंड दिया गया
वो केवल ये कि नीतिमत्ता राज्य शासन करने की केवल भोग वृत्ति न हो करके तुम नैतिक मूल्यों को आधार मान करके अपना राज्य प्रशासन करोगे। वो राजदंड होना चाहिए। उन्हें राजदंड के जो होने चाहिए नीति नहीं है तो राजधर्म भी पालन नहीं होता है। तो नीतिमत्ता वो अत्यंत अनिवार्य आवश्यकता है। उसका महत्व, क्योंकि उस समय था लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि अब तो राजा नहीं रहा, प्रजा। राजा एक प्रतिबिंब है, एक प्रतीक है। आप कोई न कोई तो प्रशासन करता है, वो चाहे राजा हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, या चाहे और आप उसको और कोई डिक्टेटर हो। इवन डिक्टेटर्स भी कुछ नीतियों का पालन करते ही हैं, करना होता है, अन्यथा उनका वो भी डिक्टेटरशिप भी नहीं चलेगी। पूरी तरह से अगर वो अनैतिक हो जाए तो वो डिक्टेटरशिप भी समाप्त हो जाए। तो आप प्रजातंत्र में प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हुए अपने शासन में नीतिमत्ता का आधार बनाते हुए आप शासन संचालित करोगे। केवल ये कि वो तो साहब मॉनर्किकल सिस्टम, वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में उनके आज भी मॉनर्क हैं, उनके वहाँ अब हो गया, पहले महारानी थी। पर चूँकि वो मॉनर्किकल सिस्टम थी इसलिए हमारे, चूँकि अब प्रजातंत्र है, रिपब्लिक है, इसलिए वो हमें अमान्य है। नैतिकता वो राज्य के स्वरूप, काइंड ऑफ रूल, आई मीन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस नहीं देखती है, चाहे जिस सिस्टम में हो, चाहे इट इज़ किंगशिप या डेमोक्रेसी, बट देयर हैज़ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। ये आवश्यक है। तो राज करना और कर्म के अनुसार राज करने में कितना? नहीं, कर्म के अनुसार, नीति के अनुसार कर्म करना यह आवश्यक है। कर्म के अनुसार राज करना तो हमारे कर्म तो चाहे जैसे हो सकते हैं, फलाने को लाइसेंस देना, लाए तो इतना दे दे। तो ये एक ज़माना था जब लाइसेंस परमिट कोटा राज चलता था, तो वो कर्म तो थे पर नीति नहीं थी। पर कर्म हमारे राज्य से संबंधित जो भी क्रियाकलाप हैं वो नैतिक मूल्यों पर आधारित हों, ये अत्यंत आवश्यक है। सर, भारतीय न्याय शास्त्र जो है इसका हम सोर्स किसे कह सकते हैं कि कहाँ से लिया गया होगा? देखिए, मूल स्रोत तो वेद है, स्मृति है, उपनिषद है, टीकाएँ हैं, और ये सबका सम्मिलित, इसमें परस्पर विरोध नहीं है, पर उसको सम्यक दृष्टिकोण से उसका विचार करके उनको सबको समग्रता में हम एकत्रित करके जो भी उसका तत्व हो, निचोड़ हो, वो हमारा राजधर्म होगा, वो हमारा धर्म होगा, वो हमारा विधि सिद्धांत होगा। पर हम ये कह दें कि एक याज्ञवल्क्य की स्मृति में ये ले लिया, और हम वेदों में ये है, स्मृति अगर वेदों के विरुद्ध है तो वेद प्राधान्य उसको माना जाएगा, प्रमुखता उसको दी जाएगी। हमारी टीकाकारों ने टीका करने में, अब वो बहुत बार हम रामायण को मानते हैं कि वो ढोर गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, अब उसका न तो संदर्भ देखते हैं। वो एक अवधी भाषा में लिखी गई वो एक धार्मिक ग्रंथ है। अब उसमें उसका व्याकरण किस प्रसंग में वो कहा गया, किसके द्वारा कहा गया, किसको संबोधित करके कहा गया, ये कोई विचार नहीं करता, वो लेकर के छूट अप्लाई करता। तो ये नहीं है हमारे यहाँ जो विधि सिद्धांत होंगे तो स्वाभाविक है वो विधि शब्दावली भी होगी, विधि के शब्द भी होंगे। वो शब्द हो सकता है कि हम उससे परिचित हों न हो, या अल्प बहुत हमारे विचार में ना आते, तो उसका अध्ययन आवश्यक है। स्मृतिकारों का, अब हम याज्ञवल्क्य मनुस्मृति, कितने लोग हैं जो मनुस्मृति की केवल निंदा करते हैं राजनीतिक दृष्टि से। इसके निंदकों की कोई कमी नहीं है, जिन्होंने कभी मनुस्मृति उठाकर देखी नहीं, जिन्होंने पढ़ना तो दूर, मनुस्मृति के दर्शन तक नहीं किए,
वे भी मनुस्मृति के आलोचक हो जाते हैं। ये ऐसा है, बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ का पिछले 2 दशकों के पहले देखें तो इस तरह के सूत्र और इस तरह के स्लोगनियरिंग चलते थे कि जो आज को दोहराना भी एक बड़ा दुष्कर कार्य है। सर वैदिक कंसेप्ट है प्योर ट्रूथ नथिंग एल्स। वो प्योर ट्रूथ यही तो है, रित का जो कंसेप्ट है कि उसमें देयर इज नो एडल्ट्रेशन, कोई मिलावट नहीं है। आप वो मिलावट कई तरह से होती है, क्षेपक आ जाते हैं, मनुस्मृति में भी कई क्षेपक हैं। और अगर तुम देखो अभी एक किताब है तो तुम लाए भी थे शायद, राजर्षि मनु, एक किताब अंदर देखा होगा, also known as dharma, which means righteousness, duty and law, which applies to everyone, and it consists in truthfulness, non-injury, and generosity. Among other virtues, there are 3 sources of dharma. The first is the Vedas, the second, the Smritis, and the third one is Achar. Smriti means remembrance of a tradition which is prescribed by the authors in the written form. The famous Smritis, which are now Manusmriti, Yajnavalkya Smriti, which are still relevant in the 21st century. The third source is Achar, which means the customary law which is followed by a particular group or community. We use Achar on the issue where Vedas and Smritis are silent. The historical evolution of Indian legal system, these are 3 things together made ancient Hindu law as a holy trinity. The dharma follows the law of natural justice. These laws are divine and cover all the facets of society, which whether it is political, social, religious or spiritual duty of a person, dharma make the life of an individual complete and make a person civilized. आज जो मनु पर शूद्र और नारी विरोधी तथा ब्राह्मणवादी होने का आरोप लगाया जाता है, उसका मुख्य कारण निस्संदेह मनुस्मृति के वे श्लोक हैं जिनमें जाति भेद, ब्राह्मणों को वरीयता, शूद्रों को हेयता, स्त्रियों की उपेक्षा, मांस भक्षण, वेद पठन पाठन के अधिकार में पक्षपात आदि हैं। ये सभी श्लोक मनु के मूल आदर्श वेद चक्षु सनातनम के विरुद्ध है, जो कि बाद में मनुस्मृति में क्षेपक के रूप में मिला दिए गए हैं। नवीनतम शोध कार्य से सिद्ध हुआ है कि हमारे मुगल कालीन राज्यकाल के 9वीं सदी से लेकर विभिन्न कालों में मनुस्मृति में बहुत बड़ी तादाद में मिलावट होती रही है, जो मुख्यतया समाज व्यवस्था, वर्णाश्रम धर्म, स्त्रियों के कर्तव्यों, अकर्तव्यों, अधिकारों के विषय में। प्राचीन काल में हस्तलिखित पांडुलिपियों का प्रचार था, जिनमें श्लोक मिलाना बहुत ही आसान था। लगातार मिलावट हमारे यहाँ 9वीं सदी से चलती रही। 9वीं सदी में मेधातिथि की टीका से 12वीं सदी के कुल्लू भट्ट की टीका में 170 श्लोक अधिक पाए गए, क्योंकि वे पूरी तरह घुल मिल नहीं पाए, इसलिए वो कोष्टक में दिए गए। महर्षि दयानंद ने जहाँ अपने ग्रंथों में मनुस्मृति के वेदानुकूल 514 श्लोकों को प्रामाणिक मानकर उद्धृत किया है, वहीं उन्होंने मनुस्मृति में क्षेपक भी माने हैं। भारतीय न्याय शास्त्र में पहले जो राजा रजवाड़े रहे, उस समय दंड शास्त्र कैसा रहा होगा, क्या सोर्स रहा होगा उसका?
देखिए, जो नृप कौटिल्य ने राजनीति का मनुस्मृति में ही है, जहाँ तक वारांगनेव नृपनीति अनेक रूपा। जिस प्रकार एक वैश्या अपने टोले बदलती रहती है, उस प्रकार राजनीति भी अपने परिधान, अपने चोले, अपने वेशभूषा, चाहे जैसे टोपियाँ बदल लेते हैं। लाल टोपी लगाने वाला काली टोपी लगा लेता है, टोपी नहीं लगाने वाला दुपल्ली टोपी लगा लेता है। ये सारे अब वो राजे रजवाड़ों का, उसमें कब से हमें उस कालखंड का निर्णय करना होगा। विक्रमादित्य की तुलना हम आज के या मध्यकालीन भारत के राजपूत शासकों से, जयचंद भी थे, महाराणा प्रताप भी थे। पृथ्वीराज जब मोहम्मद गोरी से युद्ध कर रहा था तो तमाशबीन खड़े होकर के देखने वाले कई थे। कोई उसकी तरफ से खड़ा रह कर के युद्ध करने में शामिल राजपूत थे, पर यही जो उन्होंने तमाशा देखा। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे लड़ रहे थे अंग्रेजों के, राजपूत खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। जैसे कबड्डी का मैच हो रहा हो और देख रहे हैं, क्रिकेट मैच देख रहे हैं। उनमें राष्ट्र की भावना कि हमारी रियासत, वो रियासत तुम्हारी कितनी बड़ी होगी, मल्हारगंज होगी या पूरा एक इंदौर समझ लो, पूरा मिजोरम, उसकी पॉपुलेशन इंदौर डिस्ट्रिक्ट से भी कम है, पर एक राज्य है, वहाँ भी विधानसभा है, वहाँ भी गवर्नर है, वहाँ भी वाइस चांसलर, सब है। पर ऐसे राज्यों का आप उनकी तुलना करें तो हम उन प्राचीन, आप राम राज्य से नहीं कर सकेंगे, महाभारत काल से नहीं कर सकेंगे। तो हमें उस कालखंड का निर्धारण करना होगा। मध्यकाल में कैसे थे, मुगलों के आक्रमण के पश्चात जो राजे रजवाड़े कुछ तो राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होकर के लड़ते रहे और कुछ स्वार्थवश उस मुगल सत्ता को स्वीकार करते हुए हमारे उनको 21 तोपों की सलामी दे दी जाए, खुश हो गए। 21 तोपों की सलामी, 11 तोपों की सलामी, राजे महाराजे। यानी 1857 का जो हमारा प्रथम संग्राम था, लोग उसको गदर कहते हैं, पुलिस विद्रोह कहते हैं। सावरकर ने प्रथम वो स्वातंत्र संग्राम लिखा है, आप चाहो तो उसकी किताब मिल जाएगी आपको। हमारा भारत का प्रथम स्वातंत्र संग्राम, क्यों? उस संग्राम में केवल वो पुलिस विद्रोह नहीं था, लोगों में भावना जगी थी। दुर्भाग्य उसका ये था, आप चाहें तो एक बहादुर शाह जफर, उसको वो, क्योंकि मुग़ल सल्तनत का वो आखिरी बादशाह था, उसको नेता बना दिया। उसका केस, वो इतना रोया गाया गिड़गिड़ाया है, केस में माफ़ी मांगी है उसने अंग्रेजों से कि मुझको, वो तो उन्होंने मजबूर कर दिया, इसलिए मैं इनका नेता बन गया। आप निकाल के पढ़ लेना, वो केस इसमें है। और बहादुर शाह नेशनल ट्रायल्स या इंडिपेंडेंट ट्रायल्स ऑफ इंडिपेंडेंस, उधर वो सामने के पुलिस बयान जो मुलजिम बयान होता है, उस बयान में उसने माफ़ी मांगी है अंग्रेजों से। तो जो वो सब इसीलिए सफल नहीं हो सका। जो खुद नायक माफ़ी मांग रहा हो तो फिर वो युद्ध सफल कहाँ हो। तो सावरकर का भी वो भी है, आई हैव दैट लिटरेचर, पर वो ट्रायल्स ऑफ इंडिपेंडेंस कि उसमें आखिरी जो बहादुर शाह जफर को नेता चुन के, लक्ष्मीबाई तो आहुति देती है अपनी, तो बहादुर शाह जफर माफ़ी मांगता है, वो युद्ध कहाँ सफल। तो मेरा बेसिकली प्रश्न ये था कि विक्रमादित्य जी का समय, या फिर हम चोला डायनेस्टी साउथ में देखें, उस समय जो इनकी दंड नीति या वो दंड नीति जो है, तब तक जो धर्म के आधारित जो दंड नीति थी वो अच्छी थी, और जहाँ फरमान जारी करने और फतवे जारी करने वाली नीति आ गई, जहाँ व्यक्ति वो विधि सम्मत न होकर, नैतिकता सम्मत न होकर, व्यक्तिगत उसके मनस्वीपन से जो राज करना शुरू कर दिया, जो सुल्तानों में फरमान, इसको कितना दे दो, इसको ये दे दो, उसको ये दे दो, ये रेवड़ियाँ बांटने का, या उसको इनाम दे दिया। अंग्रेज़ों ने क्या किया, किसी को खान बहादुर, कोई जंग बहादुर, कोई राय बहादुर, और लोग उसका दुर्भाग्य ये कि जिन लोगों को वो गर्व करने लग गए कि हम राय बहादुर सेठ फलाना फलाना है। तो राय बहादुर
ये बड़ी पदवी मानी जाती थी। जैसे आज पद्म चक्र, ये पद्म पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सिविल ऑनर्स जो हैं हमारे यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रतिबंधित कर दिए गए थे, बाद में शुरू किए हैं। पर ये उस जमाने का कि राजा ने ये इसको 21 तोप की सलामी दे दी, 11 तोपों की सलामी दे दी, वो खुश हो गया, सब में बड़ा महाराजा बन गया। तो इन्होंने कभी राष्ट्र को पहले सबसे पर सर्वोपरि राजधर्म, सब धर्मों का समाहित होना एक धर्म में, वो राजधर्म, वो मिट करके व्यक्ति बन गया वो केवल। तो व्यक्ति के जो भी गुण दोष होते हैं वो सब आते हैं। अगर आप वो जैमिनी राय की राजा महाराजाओं के निज़ाम का, निज़ामुल मुल्क जो आसिफुद्दौला जो आखिरी निज़ाम था, शतरंज खेलने का उसका तरीका मालूम था, उसने लिखा है, वो भी किताबें हैं। वो जैसे शतरंज के वो प्यादे होते हैं, हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, तो जो गोटियाँ रहती हैं वो ऐसी यानी बिल्कुल निर्वस्त्र लड़कियों को खड़ा करता था और उनको चलाना, उसको जो दिखी अगर हट्टी कट्टी है तो उसको हाथी है, उसको ऊंची है तो ऊँट, ये ऐसे, ये उसका शतरंज का ये शौक़ था। ये राजा, अब वो हैदराबाद निज़ाम, अब उनका तो इतना बड़ा हॉल, ये पूरा शतरंज की वो चौपाल उसने यहाँ लगा दी। और उसके बाद खाना खाकर जितनी सीढ़ियाँ महल से नीचे उतरता तो थूकने के वास्ते वो निर्वस्त्र लड़कियों को खड़ी कर देता, उनके मुंह खुलवा कर रखता है कि जिसकी इच्छा, और वो लड़की जिसके मुंह में थूक देता वो अपने आप को भाग्यशाली था। ये हमारे यहाँ के राजाओं की दुर्दशा थी। अब ये आप जैमिनी रॉय की किताब निकालिए, सबके कितने दुराचरण सब आपको मिल जाए। हमारे यहाँ दंड की नीति जो कही गई है वो यमराज और चित्रगुप्त के माध्यम से बताई गई है। क्या एक वो सोर्स रहा कि हम इस तरह का दंड का आधार क्या और दंड का स्वरूप क्या? Declared the supremacy of law, dharma, but also gave an excellent definition of law itself. Tadetat kshatrasya kshatram yad dharmam tasmat dharmat param nasti atho avaliyan baliyan samashaste dharmena yatha ragya evam. The law is the king of kings. No one is superior to the law. The law, that is dharma, aided by the power of the king, enables the weak to prevail over the strong. ये हमारे यहाँ धर्म की व्याख्या, और हमारे यहाँ जो प्राचीन राज्य थे जैसे मगध, ये कौटिल्य ने वो स्वयं उसका अर्थशास्त्री और प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोस्ट पावरफुल एम्पायर गुप्ता साम्राज्य में उसने उसका प्रधान था। धर्म क्षत्रस्य क्षात्रम, धर्म राइटियसनेस इज द किंग ऑफ किंग्स। ये हमारा लॉ इज द सुप्रीम, इट इज नॉट द इंडिविजुअल, इट इज नॉट दैट पर्सन हु इज coronated as king, but it is the law, और विधि सम्मत होना उसके लिए नैतिकता के साथ जुड़ा हुआ हो। और यही हमारा उसकी जब दंड नीति जो आप व्यवस्था थी, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कुछ सूत्र दिए हैं। धर्मश्च व्यवहारश्च चरित्रम राजशासनम, विवादार्थ चतुष्पाद पश्चिम पूर्व बाधका। द केस इन डिस्प्यूट, कोई भी विवाद हो, इट डिपेंड्स ऑन
What is right according to ethical principles? नैतिकता के धरातल पर कौन सही है, ये पहला। एविडेंस, साक्ष्य क्या है, कस्टम क्या कहती है, और शासन का आदेश, नियम क्या कहते हैं, फरमान क्या कहते हैं। द लास्ट वन ओवररूल्स ऑल द अर्लियर वंस। तो राज पद्धति, राज्य शासन का, और उसमें अत्र सत्ये स्थितो धर्मा व्यवहारस्तु साक्षिषु चरित्रम संग्रहे पुंसाम राज्ञामाज्ञा तु शासनम। What is right is based on truth, evidence on witnesses, evidence of witnesses, custom, on available tradition of the people, and law, and the law that is the ruler's command. When there is conflict between established tradition and ethical principles, or between evidence and what is right according to ethical principles, the case shall be decided on the basis of ethical principles. Sanstaya dharma shastrena shastram va vyavaharikam yasmin arthe viruddha arthe dharmena arth vinishchayat. When there is conflict, जो परंपरा है, रीति रिवाज है, एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशंस जो हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स जो हमारे नैतिक सिद्धांत हैं, एविडेंस, साक्ष्य भी विपरीत अगर हो, व्हाट इज राइट अकॉर्डिंग टू एथिकल प्रिंसिपल्स, उसको प्रधानता दी जाएगी। ये कौटिल्य ने प्रतिपादित किया। धर्म अर्थम चोपदिशेत नाधर्मम अनर्थ च। Only that should be taught which conduces righteousness and material prosperity, and not what leads to unrighteous and material disaster. तीक्ष्ण दंडो, ये हमने कल ही देखा था। दंडो ही केवलम लोकम, दंडो ही केवलम लोकम परम चेम च रक्षति राज्ञा पुत्रो च शत्रु च यथा दोष समझना। ये सबसे punishment meted out by the ruler according to the offense, equally, without discrimination to sons and enemies alike. खुद का बेटा क्यों न हो और दुश्मन का, protects alone this world and the other world. फिर उसका विनय मूलो दंडा प्राणाभृता योगक्षेम वहाव। Punishment, the root of discipline, is the source of prosperity. डिसिप्लिन, अनुशासन होना समाज में आवश्यक है। ये कुछ सिद्धांत दंड नीति के हमारे यहाँ चाणक्य के बताए हुए। दोष शुद्ध हुई दूष्यान विद्यन्ते। व्हेन गिल्ट इज रिमूव्ड देयर आर नो गिल्टी मैन। आपने एक्विट कर दिया तो गिल्ट धुल जाता, उसका अपराध अपराध का प्रक्षालन होता। दंड करा ही राजा न प्रजानाम किल्विषा हरिंत योगक्षेम वहाश्च भवंती। रूलर्स आर्म विथ स्टाफ ऑफ पनिशमेंट, दंड नीति, रिमूव पीपल्स मिजरीज एंड ब्रिंग अबाउट देयर सिक्योरिटी एंड वेलफेयर। अब ये आप चाहें तो ये दोनों मंत्र लिख लें, ये हमारे दंड के, ये इस पर टिक मार किया। करें धर्म की, तो धर्म को कोरिलेट कर लेते हैं लोग। ये देखिए, ये हमारा एक बहुत पर्टिकुलरली पर्सन का, वो धर्म को हम बहुत संकुचित अर्थ में हम बताना ये चाहते हैं कि धर्म वो हमारे कर्तव्य से, और कर्तव्य जो नैतिकता पर आधारित है, वो धार्मिक न होकर नैतिक नियमों पर आधारित है, नीतिमत्ता पर आधारित है। आप ये कहें कि दूध में मिलावट करके, और कोई धर्म नहीं कहता कि आप दूध में मिलावट करके, दवाइयों में मिलावट करके, व्यवसाय की प्रामाणिकता कि दवाइयों में मिलावट कितने उससे नुकसान हो सकते हैं। तो ये जो एडल्ट्रेशन एक्ट आया, कब आया मालूम है? अरे क्या बात है, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट इन 1954। हम 47-48 में
और जब से ये रिफ्यूजीज आ गए, शरणार्थी सिंध से आए, मिलावट के पहले यूं पर कुछ राज्यों के कुछ थोड़े बहुत थे, मिलावट की कल्पना नहीं करते थे लोग, यानी दूध में मिलावट पाप समझते थे। अब मिलावट धंधे का आधार बन गई है, सब तरफ मिलावट है, यानी चाहे मिठाइयाँ बन रही हों चाहे जो हो, तो वो मिलावट को इस कदर बढ़ा दी गई। यानी हमारा नैतिक पतन कहाँ से देखिए, 47 में आज़ाद हुए, 1948 में एक्ट नंबर 2 ऑफ 1948 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, साल भर में आपको इतनी ज़रूरत महसूस होने लग गई, हम उससे संतुष्ट नहीं हुए। हमने 1964 में जब रिश्वत का आदान प्रदान अंडर द टेबल इस कदर बढ़ गया, एक प्रिजम्पशन जोड़ दी गई कि जो आ हो सकते तो प्रिजम्पशन की वो सब मिसडीड से आपने रिश्वत से कमाई। 64 में वो प्रिजम्पशन आ गई, सेक्शन 5B से। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी 1948 में, साल भर आज़ादी के बाद, उसके पहले नहीं था, ऐसा नहीं था। देयर वर ओनली 6 सेक्शंस, सेक्शन 161 to 165A तक IPC, पर उसके बाद स्पेशल एक्ट लाना पड़ा। ये क्या बताता है कि इस कदर भ्रष्टाचार बढ़ा, इस कदर रिश्वतखोरी बढ़ी। तो 61 में हमने 48 में पहला फर्स्ट एक्ट वॉज इन 1948, और 64 में प्रिजम्पशन क्यों जोड़ना पड़ती है जब आप सिद्ध करने के तौर तरीके नहीं है आपके पास, तो प्रिज्यूम मेरे पास इतनी है, मैं कहाँ से लाया, क्या जुटाया, पुलिस के पास साधन नहीं है, रिश्वत में लाया कि क्या किया, तो प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि साहब आपने काली कमाई की। तो ये प्रिजम्पशन जो है, इट इज़ अ वीकनेस ऑफ लॉ, यू कांट प्रूव इट, आपका एविडेंस कलेक्ट करना इतना मुश्किल है। तो ये प्रिजम्पशन जो आज इतनी अकूट संपत्ति, भाई आप एक पटवारी तनख्वाह कितनी पाता है, नियमित तनख्वाह पाई उसके पास में, 4 अखबारों में महीने 2 महीने में 4 करोड़ निकल गए, 4 करोड़ कहाँ से ले आया भाई? तो 4 करोड़ का यानी जो विच कैन नॉट बी अकाउंटेड फॉर, तो प्रिजम्पशन इज दैट इट इज अर्न थ्रू ब्राइबिंग। तो वो प्रिजम्पशन का जोड़ना भी हमारी उस व्यवस्था की कमजोरी को बताता है कि हम सिद्ध करने में भी असमर्थ हैं, क्योंकि इतने गुप्त तरीके से अंडर द टेबल चलता है व्यवहार, अभी भी चल रहा है। अब चल रहा है कि कल से BBC का चल रहा है, उन्होंने कह दिया कि साहब हमारे 6 साल के हमने स्टेटमेंट जो दिए हैं हम वापस लेते हैं, गलती हो गई, हमसे टैक्स चोरी हो गई। अब ये कह देने से तो नहीं होगा ना, देयर इज, और टैक्सेशन में तो कोई इक्विटी है ही नहीं। हमारे यहाँ जो रेल मंत्री थे जगजीवन राम, उन्होंने 6 साल तक इनकम टैक्स नहीं दिया। क्या भूल हो गया? भूल गया मैं, क्यों भैया? तुम कानून की शपथ लेते हो, सब कुछ करते हो, संविधान को भूल जाते हो आसानी से कि टैक्स देना है। और बेचारा जो तहसीलदार या और कोई पर जो टैक्स डिडक्शन एट द सोर्स, वहीं से कट पिट के आता है, आपको कोई गुंजाइश ही नहीं भूलने की। तो TDS जो कटता है कि आपने बैंक में खाता, आपको ब्याज मिला, अगर आपका ब्याज एक निश्चित सीमा से ज़्यादा हो रहा है तो काट ही दे। तो थिंग्स आर एज दे आर। पर तो 48 में हमको भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की ज़रूरत पड़ती है, 64 में, और उसके बाद और भी हमारा कानून इतना कमज़ोर, 81 में जाके और उसका पूरा उसका विलोपन, नए सिरे से कानून बना दिया। अभी जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वो 81 का है, आप उसको कितने बदलोगे? क्यों ज़रूरत पड़ गई? क्योंकि आपको भ्रष्टाचार इस गति से बढ़ता चला जा रहा है, उसके तौर तरीके बदलते जा रहे हैं, प्रमाण उसका मिल नहीं रहा है, फिर भी है जरूर, ये सब स्वीकार करते हैं। वैसे ही सन 54 में 6 साल के अंदर आपने मिलावटखोरी इस कदर कर दी, दूध में, हल्दी में मिलावट। आपकी कौन सी ऐसी चीज़ है, खाद्य पदार्थ, जिसमें मिलावट नहीं है? तो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट ये बनाने का उद्देश्य, और प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट में छोटे मोटे नहीं, मेरे ख्याल से 76 या 86 का है। अशोका होटल का जो मैनेजर था उस पर दही में मिलावट, उनका दैट वाज ऑल्सो सेपरेटा मिलाया हुआ दही। वो बोले साहब हम तो बाजार से लेकर दे देते हैं,
वो कोई डिफेंस नहीं चला, सुप्रीम कोर्ट तक केस रहा था और उसको सजा हुई है 6 महीने। दैट वॉज द मिनिमम, दैट इज द ब्यूटी ऑफ अवर एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट। जिसको 6 साल अंदर करना चाहिए वो 6 महीने में आ जाता है। पर दैट इज वन थिंग, हमें दंड नीति जो है कि मिलावट, दवा में अगर मिलावट हो तो क्या गारंटी है वो मरीज जिंदा रहेगा, मरेगा, उसकी बीमारी का क्या इलाज। तो दंड नीति आपका विषय जो है, और इसीलिए जो हमारा नीतिगत उसका आधार जो है नैतिकता, और नैतिकता दिन प्रतिदिन उसका ह्रास होता है। और इस कदर हो रहा है कि अब हम शब्दकोश से भी उन शब्दों को निकाल दे तो अच्छा, क्यों ढूंढते बैठे। अब व्यवहार में नहीं है तो शब्दकोश में रखने से क्या फायदा है। उसका जो उसने एडवर्ड गिबन्स, यानी उसके द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, देखो 4 वॉल्यूम्स हैं, और उससे 4 वॉल्यूम्स में कि रोमन साम्राज्य जैसे हमारे गुप्त काल, स्वर्ण काल, गुप्त साम्राज्य माना जाता है, मगध का राज्य माना जाता है। अब ये जो राज्य हैं, आप ये छोटे मोटे राजे रजवाड़ों से उसकी तुलना मध्यकालीन राज्यों से करेंगे, इनकी तो अय्याशी शराब खोरी के सिवाय और कुछ था ही नहीं। कुछ राज्यों को छोड़ दिए बड़े बड़े राज्य। यानी 1857 का गदर वो संग्राम, जो विद्रोह हुआ, सिंधियास ग्वालियर वाले, ये अंग्रेज़ों के साथ में थे। पटियाला अंग्रेज़ों का साथ दिया, उन्होंने उसमें हिस्सा नहीं लिया, बल्कि वो अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ा। ये तो आज भी कलंकित होने की बात है। वो अलग एक इतिहास पर उसका एडवर्ड गिबन्स ने कि हमारे जितने राष्ट्र के कर्णधार सिवाय राष्ट्र को चूसने के उन्होंने कुछ नहीं किया। अपनी ओर से नाखून बराबर काट के भी टुकड़ा तक राष्ट्र को नहीं दिया। और इस कदर शोषण, एक करप्शन पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देखना यहाँ ये एक कोने में अलमारी या कहीं से लिया गया, मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आप में कॉइन किया गया है कि मेरा धर्म न्याय है, ये कहीं से उद्धृत नहीं है। वकील अगर इट इज़ अ सर्च फॉर ट्रुथ, यद्यपि ये महात्मा गांधी कहा करते थे कि लिटिगेशन जो है वो सत्यान्वेषण के लिए है, पर मैं नहीं कहता किसी से सलाह देना, क्योंकि महात्मा गांधी एक सफल वकील थे वकालत के पेशे की दृष्टि से, ऐसा मुझे नहीं लगता। आप अगर सचमुच ही कोई अच्छे वकील बनने की, तो वकालत की दृष्टि से आप कन्हैयालाल, माणिकलाल मुंशी का उदाहरण दे सकते हैं, आप सीके दफ्तरी का उदाहरण दे सकते हैं, जो वकालत के पेशे में बहुत सफल रहते हैं। तो सफलता का मापदंड वकालत के पेशे की दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि से, राजनीति आप एक तरफ कर दें, महात्मा गांधी व्यावसायिक दृष्टि से नहीं माने जाते। आपको जानकर आश्चर्य होगा, लोकमान्य तिलक के वकील जिन्ना थे। लोकमान्य तिलक के जो पहला उनकी जमानत की अर्जी लगी थी, यद्यपि वो अर्जी भी खारिज हुई थी, पर लोकमान्य तिलक की वकालत करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना थे। जो तब तक उनका गांधी जी का यह प्रादुर्भाव 1915 के बाद, 1918 के बाद हुआ उनकी राजनीति में। उसके पहले तो वो साउथ अफ्रीका में थे। पर जिन्ना ने, और उनका एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा है, जिन्ना जैसे केस पुकार लिया, कहाँ गए वकील साहब, बुलाओ बुलाओ बुलाओ, ढूंढने जाते हैं। वो ढूंढने में तिलक निकले कि भाई कहाँ है जिन्ना, कहाँ है जिन्ना, कहाँ है जिन्ना की वकालत का, यानी कोई ऐसा दिन नहीं था जब उसके 15-20 केसेस कॉज लिस्ट में न लगते। पर जिन्ना की यानी अवसान पर सरोजिनी नायडू ने जो उनको श्रद्धांजलि दी थी, वो बहुत ही मार्मिक थी। जिन्ना वॉज ए सुपर एडवोकेट बट ए पुअर लॉयर। लॉयर को आपके विषयों की गहनता, ये सब, एडवोकेसी तो
इधर उधर लटके झटके में काम कर दिया, चलो 50 तेरी फाल दी है, हो गई ये बात कर जाए। पर अगर मान लो कि तुम्हें एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस दे दिया जाए जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हों, जिसमें कोई सिविल के लॉस के, तो उसको गहन अध्ययन करना पड़ता है। जबकि आपके जो मिसलेनियस डेली रूटीन केसेस जो लगते हैं अपने 482, अब 482 करोगे में 482 में CRPC के 482 में चाहे जो लगा लो आप, बस। नहीं तो 151 CPC में चाहे जो लगा दो, कोई प्रोविज़न देखने की सब 151। अरे भाई ऐसा थोड़ी है, जहाँ स्पेसिफिक प्रोविज़न है वो 151 क्या करेगा, रेड विथ 151 भले हो जाए, पर वो न्याय के लिए सारे ऐसे जनरल क्लॉज है। तो उसकी वकालत का जो गहन अध्ययन करना पड़े जिन विषयों का, तो वो बिना उसमें नहीं थी। वो अपनी नोट की कमाई उसकी बहुत अच्छी थी। तो जब ये ढूंढ रहे थे तो 2 जूनियर उनको कहीं टकरा गए, तिलक को बोला किसको, तिलक दिखे क्या, तिलक नहीं, वो जिन्ना दिखे। ये जिन्ना ढूंढ रहे, क्या आपका मैटर, आप हमको बता दो, हम कर देंगे। तो तिलक को विनोद सूझा, उन्होंने बोले बताओ भाई जिन्ना जिन्ना है, तुम जिन्ना को तुमने देखा क्या, जिन्ना बता दो। ये नहीं बोले मैं हम कर देते ना, आप चिंता क्यों करते। तो बोले उसने पूछा कि देखो एक 16 वर्षीय कन्या है, उसके लिए एक वर की तलाश करो तो कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, 20, 22, 24। तो वो 24 साल होगी। बोले 12-12 साल के दोनों चलेंगे क्या। तो बोले तुम 12-12 साल के जूनियर को क्या करूँगा, जिन्ना मुझे अकेला है, तुम 2 मिलकर के भी जिन्ना की बराबरी तो नहीं कर सकते ना। तो वो दैट वॉज इज अच्छा तिलक की किताब है, इसमें यही भी हो सकती है और उसमें भी एक तिलक ट्रायल, उसके साथ जो अन्याय हुआ है, उसने जो लेख लिखे थे अलीपुर बॉम्ब केस पर, उसने बॉम्ब द कल्ट ऑफ बॉम्ब, वो उसके मराठा और एक उनका जो और था साप्ताहिक लिखा केसरी, वो मराठी में लिखे गए थे। और स्पेशल जूरी की मदद से, वो स्पेशल जूरी में एक भी मराठी नोई था ही नहीं। ट्रांसलेशन का तो ट्रांसलेटर को क्रॉस एग्जामिन करने के लिए नो प्रिजम्पशन इंटरप्रीटर है, वो तो उसका ट्रांसलेशन मार्क कोर्ट ने मान लिया ये सब सही है। बोले मैं उसको क्रॉस करना चाहता हूँ, नहीं दिया। जो उसका वकील था, तिलक पर 3 मुकदमे चले देशद्रोह के, तो एक 1898 में, तो जो 1908 में जो केस चला उन पर, वो दोबारा वही धारा देशद्रोह, उस पर ये केस जब चल रहा था, तो जज जो था वो डावर था, जो उनका वकील था। 1898 के केस में 10 साल पहले जो तिलक का वकील था, उसी ने उन्होंने 6 साल की सजा दी और मांडले जेल भेज दिया। सजा देने वाला उनका खुद का वकील ये था। और अब उसके बाद में वो केस, वही देशद्रोह का मुकदमा महात्मा गांधी पर चला, तो वो अहमदाबाद में, और महात्मा गांधी शंकरलाल बैंकर, वो एक सेठ थे, उन्होंने वो हरिजन वो पेपर निकालते थे यंग इंडिया, उसमें कई लिखा था। तो गांधी प्लीडेड गिल्टी टू द चार्ज, असहयोग आंदोलन उनका शुरू हो गया। बोले मुझे आप जो कह रहे हैं वो सब मंजूर है, आप तो फैसला कर दो। तो जज ने हवाला दिया कि तिलक के केस में 6 साल, मैं चाहूँगा कि तुमको माफ़ी मिल जाए और ये कर देंगे। तो उसका जो जज था ही बहुत प्रोलाइट, ये डावर तो बड़ा खुन्नस से इसको रात को 10 बजे तक कोर्ट से निकलने नहीं, उनके लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ी, और रातों रात इसको तिलक को अहमदाबाद, बम्बई से अहमदाबाद भेज दिया। ये उसकी अपील उनको अहमदाबाद जेल में रखा, क्योंकि लोग बड़े विरुद्ध हो गए थे उससे। दैट इज वर्थ रीडिंग दैट तिलक ट्रायल। उसमें अब आपका तो दंड तो हो, और कौन सा कोई टॉपिक बता दो जिसमें से किसी। सर बस अंतिम प्रश्न मेरा कि ये बड़े प्रासंगिक हैं आज भी, तो आज के युग में यदि हम भारतीय न्याय शास्त्र यदि पढ़ाना चाहें तो उसमें क्या क्या चीज़ सम्मिलित होनी चाहिए। देखिए न्याय शास्त्र में सबसे पहले कोई भी न्यायदान की प्रक्रिया जो है वो साक्ष्य पर निर्भर करती है। हमारा साक्ष्य विधान
वो साक्ष्य विधान हमारे जो सत्य पर आधारित हों और सत्य न्यायिक प्रक्रिया में जो सत्य वचन न करते हुए जानबूझकर झूठ बोलता है, अभी प्रोविज़न है ऐसा प्रोविज़न जैसे 340 CRPC में इन द कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग फाइलिंग फॉल्स एफिडेविट स्वेयरिंग फॉल्स ओथ, दे आर ऑल 195 के जो सेक्शंस में IPC में दे आर पनिशेबल। उसमें प्राइवेट कंप्लेंट नहीं लगेगी, कोर्ट हैज़ टू पास एन ऑर्डर एंड द कोर्ट लुक्स फॉर व्हाट, व्हेन इट इज़ एक्सपीडियंट एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, एक्सपीडियंट एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, न्याय हित में हो। तो न्याय हित सत्य को संरक्षित और संवर्धित करने में है या सत्य के प्रति दुर्लक्ष्य करने में? झूठ बोलते हैं, यानी झूठ बोल करके अभी आपने माफ़ी मांग ली कि साहब आइंदा आप ऐसा मत करना, सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांग ली। अब अगर दोबारा फिर झूठ बोल रहे हैं रिपीट, और बहुत बेहयाई से बेशर्मी से झूठ बोला जाए, अगर वो चूँकि प्लेटफॉर्म पर अलग बात है, पर अगर ये न्यायालय में झूठ बोल दिया जाए, अब न्यायालय में झूठ बोलने की प्रक्रिया में हमारे यहाँ वो सत्य को, ये सारे प्रावधान जो हैं उसको भारतीयता के अवलंब, उसके आधार, उसके स्तंभ बनाकर हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू क्रॉफर्ड देखते हैं, मैक्सवेल देखते हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारी उत्तर मीमांसा में भी यही सब न्याय सिद्धांत है। हम उनको क्रॉफर्ड और ये आपके मैक्सवेल को छोड़कर हमारे भारतीय जो विद्वान हुए, टीकाकार हुए, वो तारकनाथ झा की एक किताब देखो यार, लेदर बाइंडिंग में है, इस तरफ रखने की। तो प्रश्न मेरा ये था कि ये सब चीज़ आज भी प्रासंगिक है, तो यदि आज के युग में आने वाली पीढ़ी को यदि भारतीय न्याय शास्त्र पढ़ाया जाए तो उसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होनी चाहिए? क्या उसमें चाणक्य नीति होनी चाहिए? क्या कौटिल्य के अर्थशास्त्र को सम्मिलित किया जाना चाहिए? क्या यस, अब आप आज भी even today Manusmriti, that ancient Indian law, it has its eternal values, and those eternal values can be summed up in one shlok or one mantra which Manusmriti has given. परित्यजेद अर्थकामौ यौ स्यातां धर्मवर्जितौ धर्मं चाप्य सुखोदकं लोकविकृष्टमेव च। Reject wealth, reject money and desires which are contrary to dharma. Reject that wealth. This is what Manu taught us centuries ago. It is even today it is relevant. It has an eternal message. If one follows this, reject wealth which is contrary to dharma, where is bribing? No offer, no acceptance. Reject wealth, reject money and desires. Reject desires which is contrary to dharma. Then where is molestation? 354, 376, A, B, C, D, E. All these sections, that abortion, termination, medical termination of pregnancy act, all these things will automatically desires. Dharma chapya sukhodakam. Reject also such rules of dharma. Even if the dharma, there are such rules, reject them. Obedience to which lead to unhappiness. धर्म के नाम पर कई हमारे, आप उदाहरण दे दीजिए, आसाराम बापू कहाँ हैं? धर्म के नाम पर गए ना। तो रिजेक्ट सच रूल्स ऑफ धर्म। वो शिक्षा दीक्षा, ये करो, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, मैं तुम्हें मंत्र दूंगा, ये सब जो धर्म विरुद्ध थे और धर्म के नाम पर किए जाने वाले वो पाप या कुकृत्य, obedience to which lead to unhappiness of a few or which causes public resentment. आप ये अगर नीति का एक ही मंत्र हम तो मनुस्मृति का लेकर चलते हैं कि हम डिज़ायर्स को, पैसे, धन को
जो धर्म विरुद्ध है उसका परित्याग करना, और धर्म की आड़ में किए गए पाप कर्मों का परित्याग करना। अब ये सबसे बड़ा, आज भी दैट मैसेज इज इटर्नल, वो शाश्वत है, आज भी वो प्रासंगिक है। इसलिए ऐसा कोई वो नहीं है कि हमने, आवश्यकता इस बात की है कि हम उन नीति सिद्धांतों को, उन नैतिक आस्थाओं को पुनर्स्थापित करें, पुनर्जीवित करें और उसका व्यवहार में अधिक से अधिक उसका प्रचलन हो, उसका ध्यान रखें। मैं अधिवक्ता परिषद की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार प्रदर्शित करता हूँ सर कि आपने समय दिया और इस अति महत्वपूर्ण विषय पे आपने हमें मार्गदर्शन दिया। आपने जो मार्गदर्शन दिया है उससे निश्चित ही हमें एक नई सोच। आप चाहे जो कह लें, मैं अपने लिए आत्मसंतोष के लिए मुझे रिवीजन करने का मौका आपने दे दिया। जिन विषयों को भूल रहा था शायद उस पर याद आ जाए। पुनः सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।